हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी ने दिया था, डॉक्टर एलेक्स जेफरी, इन 1984 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जो हम यूजिंग होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस ह्यूमन जीनोम में। हमारे जीनोम में बार बार जो सीक्वेंस रिपीट होते हैं उनको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, और हम इसी सीक्वेंस का यूज करते हैं। और इस सीक्वेंस से हमें एक पैटर्न ऑफ बैंड मिलता है। जो ये पैटर्न ऑफ बैंड है ये हर एक शख्स में अलग अलग होता है। तो आप लिख सकते हो यूनिक होता है ये फॉर एवरीवन। अब हम देखते हैं क्या प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें अलग अलग जगहों पे स्पेसिफिक रीजन पे रिपीटेटिव रीजन होते हैं, जिन्हें हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, और इसी का हम यूज करते हैं। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये बहुत छोटे होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको आप लिख सकते हो कि ये शॉर्ट एंड रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और इन्हीं सीक्वेंस को जो बार बार रिपीटेड होते हैं एक टर्म दिया जाता है इसके लिए, BNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, टेंडम रिपीट हो रहे हैं। अब ये जो BNTR है ये वेरी करता है तीन चीज़ों से, या तो लेंथ वाइज वेरी करेगा, या तो ये सीक्वेंस वाइज वेरी करेगा, और या फिर साइट वाइज वेरी करेगा। किसी भी दो इंडिविजुअल का कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर सपोज करो कोई इंडिविजुअल A है, कोई B है, अगर उनका लेंथ मैच कर रहा है तो नंबर नहीं मैच करेगा, सीक्वेंस मैच नहीं करेगा, या साइट मैच नहीं करेगा। इन तीनों चीज़ों से वेरी करता है, और ये BNTR ही है जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट करता है। इसी की वजह से इसी का रिजल्ट है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। BNTR हमारा बिलोंग करता है एक क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए जिसको हम मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। और ये हमारा BNTR एक बैंड ऑफ डिफरेंट साइज देता है अगर ऑन ऑटो रेडियोग्राफी पे। तो जब आप इसका ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं तो हमें कई सारे बैंड मिलते हैं। उसी बैंड को देख करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैच कर रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या नहीं मैच कर रहा, ठीक है। ये हमने प्रिंसिपल देख लिया। अब हम टेक्निक देखते हैं कि क्या टेक्निक यूज की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो सबसे पहले हमें डीएनए का एक्सट्रैक्शन करना होगा। कोई सा भी किसी भी साइट से अगर हमें मिला, मान लो क्रिमिनल साइट से हमें कोई भी सेल मिल जाता है जिसमें न्यूक्लियस है, तो उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। उसके बाद हम डीएनए का फ्रेगमेंट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम उसको डाइजेस्ट कर देंगे। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। और उसके बाद हम सदन ब्लॉटिंग करते हैं। सदन ब्लॉटिंग क्या चीज़ होती है कि जो हमने डीएनए सेपरेट किया है, डीएनए का फ्रेगमेंट, उसको ट्रांसफ़र कर दो एक नायलॉन के या नाइट्रोसेलुलोज के शीट पे। क्यों किया जाता होगा ऐसा? ये इससे हमें क्या हेल्प होने वाला है, क्योंकि इस नाइट्रोज सेलुलोज की शीट है, इस पर प्रोब लगे होते हैं। प्रोब लगे हैं या कह सकते हो मार्कर लगे होते हैं, और ये मार्कर रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव मार्कर लगे होते हैं जिनकी हेल्प से हम देख सकते हैं। सदन ब्लॉटिंग के बाद जब एक बार हो जाता है तो फिर हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे प्रोब के हेल्प से, और फिर हम ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं। और ऑटो रेडियोग्राफी जब आप कराते हो, ठीक है, तो क्योंकि हमारा रेडियो एक्टिव प्रोब लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एक्सरे डालने पे एक्सपोज हो जाता है, तो ये एक्सपोज हो जाता है एक्सरे पे, ठीक है। अब इसको मैं एक डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कैसे होता होगा। सपोज करो ये मेरा सेल है, ये कोई सेल है, उस सेल के अंदर ही हमारा डीएनए है। इस डीएनए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और फिर हमने अपने इस डीएनए को किसी एंजाइम के थ्रू, खासकर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज की जाती है, इसका फ्रेगमेंटेशन कर दिया। तो कई सारे फ्रेगमेंटेशन होंगे। उसके बाद फ्रेगमेंट बनने के बाद हमने इसको प्लेटिंग करनी है या सेपरेशन करना हर एक फ्रेगमेंट को, तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लगा देंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे इनके कई सारे बैंड बनेंगे, ठीक है। सपोज करो मैं इस पर ड्रा करूँ, अगर ये कोई बैंड हो गया, दूसरा बैंड है, तीसरा बैंड है, ऐसे कई सारे बैंड बन जाएंगे। अब हम इस बैंड का सदन ब्लॉटिंग करेंगे। तो सदन ब्लॉटिंग अभी हमने ऊपर देखा है क्या होता है कि जो सेपरेटेड डीएनए का सेगमेंट है उसको हम नायलॉन के पेपर पे लगा देंगे। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे एक नायलॉन का पेपर लगा रखा है, ठीक है। ये नायलॉन सीट है, इस सीट पे प्रोब लगे हुए हैं, मार्कर लगे हुए हैं, तो इस पर हम अपना बैंड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सपोज करो मैंने इस पर अपना बैंड ट्रांसफ़र किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इस बैंड का हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज करो कि हमारा प्रोब आकर के ऐसे लग जा रहा है और हाइब्रिडाइज हो जा रहा है। और ये प्रोब जब आप ऑटो रेडियोग्राफी कराते हो तो उसमें एक बैंड के फॉर्म में आएंगे, और वो बैंड कुछ ऐसे दिखेंगे। तो ये बैंड आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। आपके एनसीईआरटी में सिमिलरली ऐसे दिखता है। अलग अलग क्रोमोजोम के अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर मैं बात करूँ क्रोमोजोम नंबर 7 की, तो मदर से जो आया होगा, सपोज करो ये मदर से आया है, ये फादर से आया है, तो दो अलग बैंड बनते हैं। क्योंकि मदर से हो सकता है रिपीटेटिव सीक्वेंस 2-3 आया हो, फादर से 4-6 आए होंगे, तो दोनों का बैंड जो बना है वो अलग अलग बना है। सिमिलरली ऐसे क्रोमोजोम नंबर 2 की बात करते हैं, तो ये क्रोमोजोम नंबर 2 है, येलो वाला। ये बैंड क्रोमोजोम नंबर 2 का बैंड दिखाता है कितनी बार रिपीटेड सीक्वेंस है।
और इसी तरीके से एक मैंने ब्लू भी शो कर रखा है, आपके एनसीईआरटी से दिया गया है, उसमें भी लिखा है ये क्रोमोजोम नंबर 6 के लिए है। ठीक है, तो ये 3 क्रोमोजोम का मैंने यहाँ पे दिखाया कि कैसे बैंड ऑटोरेडियोग्राफी पे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। अब अगर किसी 2 इंसान का मैच करना है तो आप इनको मैच कर सकते हो। अगर सेम लेवल पे हैं, सेम नंबर में बैंड बनना है तो वो सेम इंसान का है, अदरवाइज डिफरेंट का है। एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन कई जगहों पे कर सकते हो। एक है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्रिमिनल को, दूसरा है कि आप डिटर्मिनेशन के लिए जो पेरेंटिंग डिस्प्यूट हो जाते हैं कि अगर कोई माइग्रेंट से किसी दूसरे देश से आया हुआ है तो उसका वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो इससे। और एक चौथी एप्लीकेशन यूज की जाती है रेशियल ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए। कि आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।